नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 59 उम्मीदवारों का नाम है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनाव में उतारा गया है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी 2 बार विधायक रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। वहां 14 फरवरी को मतदान होना है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने 59 में से 15 ब्राह्मण चेहरों और 3 बनिया चेहरों को टिकट दिया। वहीं 10 विधायकों के टिकट कटे हैं और 4 आध्यात्मिक नेताओं को टिकट दिया गया। सतपाल महाराज से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरिता आर्य, जिन्होंने इसी हफ्ते बीजेपी ज्वाइन की थी, उनको नैनीताल से टिकट दिया गया है। जो माननीय सदस्य थे सभी ने भाग लिया और विचार मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तराखंड के लिए, जिसे देवनगरी भी बोलते हैं, देवताओं की धरती भी बोलते हैं, उनके बारे में जिन नामों पे मोहर लगाई, उनके नाम की घोषणा आपके सामने मैं समझ में करता हूं। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देने वाले और उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले, विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वह हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से। पुरोला से श्री दुर्गेश्वर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति ने यमुनोत्री में श्री केदार सिंह रावत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। गंगोत्री से श्री सुरेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बद्रीनाथ से श्री महेंद्र भट्ट, यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। थराली से श्री भोपाल राम टमटा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे और कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने रुद्रप्रयाग से श्री भरत सिंह चौधरी, उनके नाम को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से घनसाली से शक्तिलाल शाह, वह चुनाव लड़ेंगे। देवप्रयाग से विनोद कंडारी, वह चुनाव लड़ेंगे। और उत्तराखंड में मंत्री श्री सुबोध उनियाल, वह नरेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उत्तराखंड के नया राज्य के गठन 2000 में हुआ। कांग्रेस पार्टी तब भी उत्तराखंड के रचना का ही विरोध कर रहे थे और बाकी पार्टी एसपी वगैरह तो कर ही रहे थे, लेकिन एकदम सुचारू रूप से 3 राज्य का गठन जो हुआ, वो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसके बाद जो कांग्रेस के सरकार कभी भी 10 साल तक, जब यूपीए कालखंड के सरकार था, इट वाज ए जस्ट ए स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टुवर्ड्स, सौतेली व्यवहार किया गया है। और जो भी विकास हुआ है, ये 5 वर्ष में केंद्र में जब भाजपा सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से आया और 2017 से उधर जब सरकार आए, तब से विकास हो रहा है। अगर रेल का पटरी पहाड़ी क्षेत्रों में देखा है तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में देखा है। ऋषिकेश
कर्णप्रयाग रेलवे लाइन 15 ईयर्स से वो पेंडिंग था, 15 वर्ष से इट वाज पेंडिंग था, और उसको भाजपा के सरकार शुरुआत किया है, और उनके कालखंड में सिर्फ 4.2 करोड़ वाज स्पेंट। अभी हमने आज तक 152 करोड़ हमने उसमें वी हैव स्पेंट इट। तो उत्तराखंड एक देश के जो सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी मात्रा में हमारा फौजी उधर रहते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन अगर कोई जारी किया है और सैन्य धाम का कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी किया है। 4 धाम के अलावा एक सैन्य धाम का निर्माण का कोई बीज बोया है और कोई इसका कल्पना की है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कल्पना की, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सरकार है उधर वो साकार करने के लिए अभी काम भी शुरू हुआ है। 10,000 करोड़ से ज़्यादा बड़े रास्ते, बिगर रोड्स लाइक नेशनल हाईवे एंड अदर रोड्स हमने कंस्ट्रक्ट किया। इट इज अपार्ट फ्रॉम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अलावा ये है। दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत सेवानिवृत्त बीजेपी में शामिल हो गए, जिसको लेकर उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को दिल्ली में मुलाकात भी की थी। बता दें, उत्तराखंड में अगले महीने 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। वहीं विजय रावत ने कहा कि मैं बीजेपी के लिए काम करना चाहता हूं, हमारे परिवार की विचारधारा बीजेपी से मिलती है। सुनिए। जिनकी एक लंबी सैन्य पृष्ठभूमि है, और जनरल बिपिन रावत जो हमारे देश के पहले सीडीएस थे और उत्तराखंड के गौरव, जिन्होंने सेना को हमेशा मजबूत करने का काम किया। उत्तराखंड के साथ उनका, चूंकि उनकी जन्मभूमि थी और वो आगे उत्तराखंड में काम भी करना चाहते थे। मुझे बेहद खुशी है कि आज उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कर्नल विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी एक सैनिक पुत्र हूं, और मेरा जो जनरल विपिन रावत जी के साथ एक आत्मीय संबंध था, आज कहीं न कहीं उनके निधन के बाद एक खालीपन सा हमेशा महसूस होता था। और आज जब हमारे बीच में, हमारी पार्टी में कर्नल विजय रावत जी शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, करती है, और सिर्फ भाजपा करेगी। तो निश्चित रूप से आपके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। आप राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रभावित होकर आज आपने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। कि मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर सकूं। बहुत दिनों से मेरी सोच थी। मेरे पिताजी जो थे, जब उत्तराखंड नया नया बना था तो बीजेपी के साथ ही थे। फौज से रिटायर हुए थे वो, उसके बाद वो बीजेपी के साथ ही रहे थे। अब मुझे अवसर मिला है रिटायरमेंट के बाद कि मैं बीजेपी के साथ, और इसलिए क्योंकि जो अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो विजन है, उनका जो सोच है, उनका जो ख्याल है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत आगे तक बढ़ा हुआ है। कई लोग सोच भी नहीं सकते होंगे, वो उनकी जो थिंकिंग है, उनका जो विचार है, वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। और सारी उनकी नीति, सब कुछ जो उनका कार्य है, केवल इस देश को आगे लाने के लिए किया जाता है। वही एक चीज है जो बहुत बड़ा प्रोत्साहन देती है हमें बीजेपी को ज्वाइन करने में। साथ में मैं
माननीय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद देता हूं। पहले भी इनको मैं मिला था और इनसे मैं बहुत खुश हुआ था। जो इनका नेतृत्व था, जो इनका विजन था, वो सब देख करके पहले हमने बात किया था। इनका भी जो उन्नति के लिए, इस देश के लिए, उत्तराखंड के लिए जो कुछ प्लान है, जो करना चाहते हैं, वो एक बहुत दूर की सोच को समझ के कर रहे हैं। वो कल या आज या 3 दिन में नहीं हो सकता, बट अगर अच्छी उन्नति चाहिए उसके लिए उनको समय चाहिए थोड़ा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने हरक सिंह रावत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं हरक सिंह रावत के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगाने वाला कौन हूं? मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी है। ये फैसला तो पार्टी आला कमान को करना है। हरक सिंह रावत मेरे छोटे भाई की तरह हैं। उन्होंने मंत्री रहते हुए अच्छा काम किया है। हरीश रावत ने आगे कहा कि हरक सिंह रावत 18 मार्च को जो किया वो जनता ने देखा। उनका अपराध जनता से था। उन्होंने जो किया उसकी वजह से उत्तराखंड को नुकसान हुआ। अगर वे जनता से माफी मांगते हैं तो कोई बात ही नहीं रह जाती। ऐलान तो हमारा स्पष्ट है कि हम 70 सीटों पर लड़ाएंगे और लड़ाई का नेतृत्व करेंगे। और मैं समझता हूँ इस ऐलान में सब कुछ इनकम्पास करता है। ये तो खाली टेक्निकलिटी का मामला है कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। मैं तो 70 की 70 सीटों पर लड़ूंगा। तो यकीनन सर सत्तावधारी हरीश रावत के भरोसे कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव में दिख रही है, तो फिर सीट के ऐलान करने में क्या दिक्कत है? देखिए, आपको रणनीतिक तौर पर निर्णय करना पड़ता है, क्योंकि आज जिस तरीके से इलेक्शन के मेथोडोलॉजी में चेंज आ रहा है, उसमें मुझे निर्णय करना पड़ेगा कि लड़ना कंड्यूसिव है या जो है कैंपेन करना ज़्यादा उपयोगी है। सिंह जी के आने के सवाल पर मुझको निर्णय नहीं करना है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को और प्रभारी जी को निर्णय करना है। और जो पार्टी का निर्णय होगा हरीश रावत को मान्य होगा। लेकिन सर उनको दिख रहा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ। जज ये 2 लोग हैं, तो माइनस क्या दिख रहा है बल्कि सर? सीएलपी 30 से व्यक्ति हैं, तीनों को जज करना है। 2 टिकट सर मांग रहे हैं। एक टिकट पर जो है कई दावेदार उत्तराखंड में आपके पास हैं। ऐसे में उनकी मांग को ये सब इन 3 लोगों को जज करना है। तो सर उसे खत्म कर दिया। कांग्रेस भगवान की तरीके से है, उसके बहुत सारे भक्त होते हैं। कोई हर भक्त साफ सुथरा हो ये जरूरी थोड़ी है। तो कोई भी भक्त हो सकता है, और भक्त कैसे देवता को प्रसन्न करना चाहता है, ये भक्त और देवता के बीच की बात है। तो कल सर देखिए, हम याचक हैं। हम तो जनता जनार्दन के सामने याचना कर रहे हैं, कह रहे हैं भगवान यदि हमसे प्रसन्न हैं तो हमको इतना बहुमत दे दीजिए कि भाजपा वाले शैतानी न कर सकें, पिछली बार की तरीके से सरकार को अस्थिर न कर सकें। जैसे और राज्यों में ये अस्थिरता का खेल करते हैं, वो उत्तराखंड में न कर सकें। हम एक स्थिर, मजबूत और ऐसी सरकार दे सके जो रियली उत्तराखंड के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सके। हम ऑलरेडी 35-40 टिकटों का अंतिम रूप दे चुके हैं। ये पार्टी के ऊपर है, कभी भी उसका ऐलान कर। देखिए, मैंने मेरी परिवार की वजह से मैं एक बात कह सकता हूँ, कोई असमंजस खड़ा नहीं किया जाएगा। पार्टी निर्णय जो करेगी, 1 लड़ा दे, 2 लड़ा दे, न लड़ाए, ये पार्टी को निर्णय करना है। और देखिए, काम करना हमारा दायित्व था। मेरे बेटे भी, मेरी बेटी भी कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर हूँ। मेरी बेटी की हैसियत से नहीं है। मेरी बेटी जो है, मेरी समझ से किसी भी महिला से ज़्यादा समय से काम कर रही है और ज़्यादा काम करती है, किसी से कम काम नहीं करती है। लेकिन यदि बेटा भी, तो ये पार्टी को निर्णय करना है। उसी आड़ में जो बाकी लोग अपने उत्तराधिकार को लेकर खड़े हैं, मैं उत्तराधिकार के सिद्धांत को के हिसाब से नहीं सोचता। मैं इस हिसाब से सोचता हूँ कि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नहीं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत को पार्टी कभी न कभी रिकॉग्नाइज करेगी। मेरी बेटी ये 4थी बार आवेदन कर रही है, बेटा भी 3री-4थी बार आवेदन कर रहा है। भगवान के वहाँ बहुत बार हाथ जोड़े जाते हैं, कभी खुश हो जाता है, कभी नहीं भी होता खुश, लंबे समय तक नहीं खुश होता। तो देखेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में दल बदल और हरक सिंह रावत को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हरक सिंह रावत दबाव की राजनीति कर रहे थे, इसलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं चलता, जिसके चलते उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। साथ ही उन्होंने दल बदल को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। देखिए, वो चले गए। मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज़ रही है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं, और वो बने रहते तो शायद अच्छा रहता। और पार्टी ने हर प्रकार से अपने सदस्य को या अपने मंत्री को बनाए रखने का हर प्रकार से प्रयास किया, लेकिन निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, और इस प्रकार की दबाव की भी हमारे यहाँ पे कोई विशेष जगह नहीं होती है, जिसका संदेश जो है पार्टी ने उनको निष्कासित करके दे दिया है। और मैं समझती हूँ कि यह कार्रवाई को लेकर हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारे आम जनमानस की भावना भी यही है कि किसी चीज़ की भी कोई अति की भी कोई सीमा होनी चाहिए, तो शायद वो सीमा पार कर गए थे, और मुझे लगता है कि एक उचित कार्रवाई की गई। टिकट उतनी अपनी पीड़ा होती है, और मैं समझती हूँ कि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दल बदल करने से पहले अपने प्लेटफॉर्म पे सब बातें जो है वो की जानी चाहिए। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक ठीक परंपरा नहीं है, और शायद एक बार तो आदमी की मजबूरी समझी जा सकती है, लेकिन किसी चीज़ को लोग बार बार पुनरावृत्ति करें तो वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों हरिद्वार में हुई धर्म संसद और उसके बाद संतों की गिरफ्तारी के बाद उठे विवाद पर अब निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म संसद अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है, जिसमें धर्म, समाज और देश हित वाले संतों का होना आवश्यक है। जल्द ही वो वरिष्ठ संतों के साथ बैठक पर इस मामले पर कोई निर्णय लेंगे। मैं उस दौरान बाहर था, यहाँ था नहीं, तो मैं तो केवल इतना कहूँगा कि धर्म संसद अनादिकाल की परंपरा है। धर्म संसद जो धर्माचार्य हैं उनकी जो सामूहिक गोष्ठी हो उसे धर्म संसद कहते हैं। तो धर्म संसद से देश को और समाज को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो धर्म संसद में जो राष्ट्र हितैषी लोग हैं, धर्म हितैषी लोग हैं, समाज हितैषी लोग हैं, ऐसे धर्माचार्यों का होना अत्यधिक आवश्यक है। और आज नहीं, अनादिकाल से धर्म संसद होता है। लेकिन गुरुजी जिस तरह से हैं, या उनको किसको क्या सलाह देंगे आप? कहीं न कहीं इन बातों को मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ उस समय यहाँ था नहीं, जब भी धर्म संसद यहाँ हुआ तो मैं उसमें था नहीं, मैं बाहर था, इसलिए उस विषय का मुझे बहुत जानकारी नहीं है। और मैं उस पे बहुत शीघ्र कोई न कोई निर्णय हम लेंगे, और हम आपस में बैठक करके हम उस पर विचार। हरक सिंह रावत के बीजेपी से निष्कासन के बाद कांग्रेस में बगावत के सुर शुरू हो गए। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत पिछले 5 दिनों से कांग्रेस में शामिल होने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस में शामिल होने नहीं हो सके। लैंसडौन विधानसभा के कांग्रेस संगठन ने प्रेस वार्ता कर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या की हो, ऐसे व्यक्ति को कतई कांग्रेस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर फिर भी हरक को पार्टी में शामिल किया जाता है तो कार्यकर्ता एक बार फिर सोचने को मजबूर होंगे। जिस व्यक्ति का कोई आधार नहीं है, जिस व्यक्ति को कोटद्वार की जनता ने यहाँ से भगाने का काम कर रही है, और उस व्यक्ति को यदि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा के लैंसडौन चुनाव लड़ने के लिए भेजती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाए। पार्टी अभी तो कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हमने इसीलिए आज कोटद्वार जो है, कोटद्वार से संदेश भिजवा दिया है पार्टी के प्रदेश संगठन को और राष्ट्रीय नेतृत्व को कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के सस्ता ग्रहण न करवाई जाए। अगर उनको टिकट दे लोग, यदि उनको टिकट दिया जाएगा तो हम लोग जो हम 12 प्रत्याशी हम लोग बैठ करके एक मीटिंग करेंगे और अपने आपस में एक प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने का काम। हमारे संगठन ने, पूरे लैंसडौन विधानसभा के संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे यहाँ के लैंसडौन विधानसभा के सब ने विरोध प्रदर्शन किया है यहाँ पे कि 12 कैंडिडेट है जिन्होंने आवेदन किया था उनको ही टिकट दिया जाए। और जिस प्रकार से बातें उठ के आ रही हैं कि हरक सिंह रावत जी को कांग्रेस में शामिल करना है, आज हम उनके विरोध में, उनको कांग्रेस में शामिल ना किया जाए, उनके विरोध में यहाँ पे हमारा पूरा संगठन नैनीडांडा ब्लॉक, रिखनीखाल ब्लॉक और जयरीखाल ब्लॉक का यहाँ पहुँचा है। और हमारी मांग अपने प्रदेश संगठन से और राष्ट्रीय संगठन से यही है कि जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल तक
पुरजोर यहाँ पे मेहनत करी, कांग्रेस पार्टी के झंडे को आगे बढ़ाया, विचारधाराओं को आगे बढ़ाया। उन्हीं में से किसी एक कार्यकर्ता को टिकट देकर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर टिकटों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में लंबा खेल चल रहा। थराली विधानसभा सीट पर कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीत राम के नेतृत्व में राज्य स्वराज पार्टी के विधानसभा और जिला स्तरीय पदाधिकारियों समेत दर्जन भर लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। वहीं कुलसारी में कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और थराली सीट पर कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी जीत राम ने इन लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। जनता पार्टी की विफलताओं के से और इस क्षेत्र की जो भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के लिए सौतेला व्यवहार किया। तत्कालीन उपचुनाव में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार लगेगी और इस क्षेत्र का त्वरित विकास होगा, थराली विधानसभा का त्वरित विकास होगा। आज 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस क्षेत्र का विकास को अवरुद्ध किया, जिस तरह से इस क्षेत्र की अनदेखी की, उससे आज हजारों लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो राज्य स्वराज पार्टी हैं, हमारे उसके जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, आदरणीय KS राणा जी, आदरणीय NS भंडारी जी, और जो संभावित जो प्रत्याशी थे विक्रम राम मेहर जी और उनकी तमाम टीम ने आज कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, आज कांग्रेस में सम्मिलित हुए। हम उनके आभारी और धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से आज कल भी कुछ लोगों ने पूर्व क्षेत्र पंचायत माल बजवाड़ के पंचम सिंह जी थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसी तरह से आज गाँव में मेरा भ्रमण जहाँ भी हो रहा है, तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टियों को छोड़ करके कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसा है, आप भी देख रहे होंगे, क्षेत्रीय पार्टियों का कोई वजूद है नहीं। क्षेत्रीय पार्टी बना तो लेते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के सपने देखने लग जाते हैं। हमने बहुत मेहनत करी, हमने क्षेत्र में पूरा घूम करके हम क्षेत्र भ्रमण पे हमने सारी जन समस्याएं सुनी और मुझे लगा कि मैं इतना समय यहाँ पे दे नहीं पाया, मैं इतना समय दे नहीं पाया अपने क्षेत्र में, इतने घूमने में नहीं रहा, ना मतलब सक्षम नहीं रहा। और जब मैं जहाँ भी गया तो मेरे को कई लोगों ने यही बोला कि जीतराम जी के पक्ष में, कहीं यही सवाल मेरे से हुए कि जीतराम को हम देखना चाहते हैं। मेरे मन में आया, काफ़ी 2 महीने से हमारी बातचीत चल रही थी। डॉक्टर साहब ने भी बोला कि विक्रम जी आप ऐसा है कि हमें मजबूत करो, और उनकी छवि देख करके, उनका हिसाब किताब देख के मैंने ये मन बना लिया, मैंने कहा ऐसे करेंगे कि उनके साथ लग के पूरी टीम हम उनको जिताने का काम करेंगे, क्योंकि जो उनने पहले काम करे हैं 5 सालों में। विधानसभा चुनाव के लिए प्रभावी आचार संहिता के अनुपालन को पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया। भतरौंज खान पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 80.50 किलो गांजा बरामद की है। बरामद गांजे की कीमत करीब 12,07,500 रुपए आंकी जा रही। पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने चौकी तिराहा भिकिया सैंड के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान वाहन संख्या UK 19 को रोका गया। आरोपी के कब्जे से 3 प्लास्टिक बैगों में कुल 80.80 किलो गांजा बरामद किया गया। बाजपुर के SDM कार्यालय में प्रशासन ने 21 जनवरी से विधानसभा चुनाव के चलते होने वाले नामांकन को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली, जिसके चलते SDM कार्यालय में बैरिकेडिंग के साथ बाकी व्यवस्था भी पूरी कर ली गई। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 21 जनवरी से प्रत्याशियों के नामांकन करने की तिथि घोषित की थी, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने नामांकन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां SDM कार्यालय में पूर्ण रूप से बैरिकेडिंग लगाकर चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है।
जैसा कि आपको विदित है, चुनाव आयोग द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है और जो करंटली 15 तारीख को जो चुनाव की गाइडलाइन आई है, उसमें केवल दो अभ्यर्थी के साथ 2 व्यक्तियों की 100 मीटर परिधि में आने की अनुमति है। और हमारी चुनाव की तैयारियां, कल से नामांकन प्रारंभ की तिथि है और कल से हमारी पूरी तैयारी है। जो भी प्रपत्र चुनाव आयोग को जाने हैं उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है और आज हम उसी कार्य में लगे हुए हैं, अपना काम निपटाना है। बताइए, ये जो चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पर हमने नाम निर्देशन प्रपत्र लेने हैं, तो इसमें हमने 100 मीटर की परिधि को कवर किया है, ताकि इसमें जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उसके अनुसार हमने पूरा जो भी नामांकन गेट से लेकर और पूरा नामांकन प्रस्तुत करने तक जो रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया जाना है उसको हमने सीसीटीवी में निर्बाध रूप से हमने इसको कवर करने की पूरी तैयारी की है। और इसको बाकायदा रिकॉर्डिंग चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार उसको बाकायदा 24 आवर्स रिकॉर्डिंग किया जाएगा और इसको हमें उसकी सीडी भी हमें ऊपर प्रेषित करनी है। तो इस संबंध में हमारी पूरी। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।